हेलो गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इकोनॉमिक्स और जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। पिछले लेक्चर में इकोनॉमिक्स के हमने क्वेश्चंस किए थे 10 और जम्मू एंड कश्मीर के किए थे 5। और आज वाले लेक्चर में भी हम कुछ जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आज कोशिश ये रहेगी आपको इनके ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ट्राई करेंगे कि बिना ऑप्शंस के हम कितना ग्रैप अप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फेमस बुड्ढा अमरनाथ श्राइन इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। आपने अमरनाथ का भी नाम सुना है कि अमरनाथ की जो श्राइन है, जो मंदिर है बाबा अमरनाथ, वो कहाँ पे है, वो किस भगवान को डेडिकेटेड है, उसके आसपास कोई एक लेक बहती है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि बुड्ढा अमरनाथ भी एक श्राइन है, ये भी एक मंदिर है भोलेनाथ का। ये किस रिवर के किनारे पे मंदिर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुड्ढा अमरनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। फिर सेकंड नंबर पे जी कौन सी रिवर के किनारे। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्वेश्चन में देना। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पुट अप किया है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रिवर के किनारे पे है। थोड़ा अलग सा नाम है, इसलिए मेरे को लगा ये पेपर में आ सकता है। पुलास्ट रिवर का नाम है, पुलास्ट रिवर के किनारे पे है ये मंदिर। बुड्ढा अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में है ये मंदिर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और कौन से रिवर के किनारे पे है, पुलास्ट रिवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलीव्ड टू बी द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। एट लीस्ट 4 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जिसको नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन इतनी बड़ी थी तो सबसे उच्चतम पॉइंट, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वो पूछ रहा है हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन लगभग हमारे जो नॉर्थ वाला एरिया है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इस पूरे इलाके में फैला हुआ था। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो इसका पॉइंट है ना, वो हमारी स्टेट के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसीलिए ये क्वेश्चन हमारी स्टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा। ये आपको याद रखना है, वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, मांडा। ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई एग्जाम्स में पूछा गया है जो हमारी स्टेट के एग्जाम होते हैं। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जो पॉइंट का नाम रखा है मांडा पॉइंट। तो हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये जम्मू एंड कश्मीर को लेके ही हम अब अगले क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बड़े अलग अलग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। फर्स्ट शिकारा ऑफ डल लेक। अब पहले आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे लेक्स में से। लेक में से पहले तरह का क्वेश्चन आएगा, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। वो कौन सी है, वुलर लेक। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लार्जेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर की वुलर। सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो है डल लेक। डल झील के किनारे कई सारे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि शालामार बाग इसके किनारे पे, और कई सारे बड़े बड़े जो इनके श्राइन्स हैं, जैसे कई सारे इनके मस्जिद्स हैं, वो भी डल लेक के किनारे हैं। हालांकि वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये है पहला शिकारा, और इस लेक से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये लेक किस चीज के लिए फेमस है। ये लेक फेमस है, यहाँ पे शिकारा चलते हैं। शिकारा मतलब एक बोट होती है जिसमें पूरा एनवायरनमेंट होता है घर टाइप का, एक मतलब घर है वो पानी के अंदर चल रहा है, उसको हम बोलते हैं शिकारा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पहला शिकारा बताओ जो डल लेक के अंदर सवार हुआ था। तो वो पहला शिकारा का नाम है कश्मीर प्रिंसेस। आई होप ये क्वेश्चन आपको इतना कंपाइल फॉर्म में कहीं नहीं मिलेंगे। तो
पहला शिकारा डल लेक का, उसका नाम है कश्मीर प्रिंसेस। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे को पता है कि वो क्वेश्चन आपने नहीं सुना होगा, दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर एंड करंट असिस्टेंट कोच ऑफ हैदराबाद फुटबॉल क्लब। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है? पूछ रहा है फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर, पहले भारतीय फुटबॉल टीम में ये बंदा खेला करता था और अभी ये कोच है हैदराबाद फुटबॉल क्लब का। और एक और कंडीशन, वो बंदा कौन सी स्टेट का बंदा है? वो जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है। तो प्रॉपरली आपको ये क्वेश्चन किससे पूछा गया? फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा कौन सा जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है जो पहले फुटबॉल टीम में खेला करता था और अभी ये कोच है हैदराबाद फुटबॉल क्लब का? उनका नाम बताइए। उनका नाम है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उनका नाम है महराजुद्दीन वड़ू। महराजुद्दीन वड़ू, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। 4 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? एक किताब लिखी थी आतिशे चिनार, ये सबको पता होगा। ये बुक किसने लिखी है? वॉज रिटन बाय, ये सबको पता है। आतिशे चिनार एक बड़ी फेमस बुक है। ये बुक किसने लिखी है? इस बुक में कश्मीर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया, कश्मीर की कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। ये बुक लिखी थी हमारे कश्मीर के फेमस लीडर जिनका नाम था शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मेरे को क्वेश्चन फॉर्म में ये आपको नहीं पूछना, मेरे को समझाना है आपको। जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में कुछ चीज़ें मेरे को आपको समझानी है। अगर आपको पूछे जम्मू का क्लाइमेट किस तरीके का है, पता होना चाहिए। कश्मीर का क्लाइमेट किस तरीके का, पता होना चाहिए। जम्मू के क्लाइमेट को हम किस तरह का नाम देते हैं? जम्मू एंड कश्मीर का किस तरह का क्लाइमेट है? यहाँ पे गर्मियाँ भी हैं, सर्दियाँ भी हैं, और गर्मी और सर्दियाँ इस तरीके की हैं कि बेरेबल है, सहन कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। गर्मी है पर इतनी नहीं है कि मर ही जाएंगे, या सर्दी इतनी नहीं है कि सब कुछ जम जाएगा। तो जम्मू का टेम्परेचर या क्लाइमेट किस तरीके का है, इसको याद रखना, अच्छे से क्लाइम करना। इसको हम बोलते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। इस तरह का क्लाइमेट है जम्मू का। कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए स्टेट को लेके कि जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। और कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, कश्मीर का क्लाइमेट है तुम्हारा टेम्परेट। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। और जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल। कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेट। और पूछे जम्मू एंड कश्मीर दोनों का, मतलब जम्मू एंड कश्मीर तो एक ही यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी का क्लाइमेट कैसा है? जम्मू का तुम्हें पता है, जम्मू का कैसा है, सब ट्रॉपिकल। एंड कश्मीर का कैसा है, टेम्परेट। तो अगर किसी क्वेश्चन में खाली जम्मू का क्लाइमेट पूछा है तो आपको आंसर देना है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अगर खाली कश्मीर का पूछा है, टेम्परेट। अगर जम्मू एंड कश्मीर यूटी का पूछा है तो एक ऑप्शन पक्का मिलेगा, वहां पे लिखा होगा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, वो आपका आंसर होगा। तो ये आज के हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी मेरे को आपको थोड़ी अलग सी चीजें समझानी है। फिलहाल फिर भी मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखता हूँ। हाउ मैनी ऑफिशियल
लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। जो तुम्हारी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसमें कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? आपको जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने करवाया है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 5। अब आपको पांचों का नाम बताना है। एक तो पता है हिंदी सदाबहार, फिर इंग्लिश हर जगह होती ही है। यहाँ पे ऐसी कौन सी 3 अलग अलग भाषाएं हैं? एक तो जम्मू के लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं? डोगरी, हो सकता है डोगरी भी, और कश्मीर के लोग क्या बोलते हैं? कश्मीरी, हो सकता है कश्मीरी भी, और 4 तो हमारी सिंपल हो गई। और एक उर्दू यहाँ पे काफी चलती है, तो उर्दू भी है। तो टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हो गई? 5। एक क्वेश्चन और पूछता है, बता कि कश्मीरी लैंग्वेज कब ऑफिशियल हमारी लैंग्वेज बनी? कश्मीरी पहले ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। सितंबर 2020 के बाद, आफ्टर सितंबर 2020 कश्मीरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। पहले कश्मीरी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। हालांकि डोगरी भी नहीं थी, पर कश्मीरी से क्वेश्चन कश्मीरी लोग ज़्यादा पूछेंगे, पेपर वही डालते हैं। तो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के रिमेनिंग वाले जो मेरे को तुमको क्वेश्चन पुट अप करने थे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब साथ साथ पिछले लेक्चर में हमने 10 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए थे, तो अगले क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करेंगे। बारी आती है इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, जीएसटी को लेकर। पहला क्वेश्चन, जीएसटी की फुल फॉर्म बताओ, कोई दिक्कत नहीं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट होता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड क्वेश्चन, जीएसटी जब लाया गया तो क्या चेंज हुआ हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में? पहले जीएसटी के अलावा क्या था ऐसा जिसने जीएसटी को रिप्लेस किया, या जीएसटी किसकी जगह है? तो पहले कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि वैट हो गया, स्टेट टैक्स, सेंटर टैक्स, कई तरह के टैक्स लगाए जाते थे किसी एक प्रोडक्ट पे। अब उन सारे टैक्सेस को मिला के एक ही टैक्स का नाम दे दिया गया जीएसटी। तो क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी का जो टैक्स है इसने किसको सब्स्टिट्यूट किया? तो ये पॉइंटर बना के मैं लिख रहा हूं ताकि आपके लिए अच्छे से नोट्स बन जाए। जीएसटी टैक्स subsumes all indirect taxes, याद रखना है, all indirect taxes। पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, उन सबको मिला के एक ही टैक्स बना दिया गया है जिसका नाम रखा गया है जीएसटी। तो यही आपसे क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था। फर्दर हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे। पहले तो जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेकंड, जीएसटी ने किसको सब्स्टिट्यूट किया है, जीएसटी किसकी जगह है? सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मिला के एक ही टैक्स बनता है जिसको हम आज की डेट में बोलते हैं जीएसटी। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, जीएसटी जब कोई चीज नई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आती है, तो नई चीज को ऐड करना उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। तो जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के तहत आया है? GST is established under 101 Amendment Act। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत जीएसटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बना, हमारे देश का एक हिस्सा बना। और जीएसटी का थीम क्या है? जीएसटी क्या सोच के लाया गया? जीएसटी का एक प्रॉपर थीम था वन नेशन वन टैक्स। एक देश में एक ही तरीके का टैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में कोई टैक्स ज्यादा लग रहा है और दूसरी स्टेट में उसी सेम प्रोडक्ट पे कम टैक्स लग रहा है। इसीलिए ये पॉलिसी हमने रखी कि वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी हम अपनाएंगे, इसलिए हम जीएसटी लेके आए। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन, second question, which of following are correct? आपके सामने कुछ ऑप्शन लिखे जाएंगे, पूछा जा रहा है कि उनमें से कौन से वाले ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन, फिस्कल डेफिशिएट
फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपको समझाया गया, फिर से समझाया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर exceeds its revenue. Okay, second question. Minimum alternative tax is minimum tax that a company is liable to pay even if it is under zero tax limits. Option number C, both A and B are correct. C, option number D, none of these. आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, इनमें से बताओ कौन सा वाला सही है। ठीक है, बारी बारी तीनों को चारों को रीड करेंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट अकर्स व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू। एक्चुअली में डेफिसिट का क्या मतलब होता है? डेफिसिट मतलब कमी। और फिस्कल डेफिसिट का क्या मतलब होता है? फिस्कल डेफिसिट मतलब जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और उसकी कमाई कम है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की एक साल के अंदर इनकम है 100 करोड़ और गवर्नमेंट के खर्चे हैं 125 करोड़, तो क्या चीज ज्यादा है? गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, 125 करोड़ गवर्नमेंट के खर्चे हैं और इसकी इनकम है 100 करोड़। और खर्चे कितने ज्यादा है इनकम से? दोनों में कितना डिफरेंस है? 25 करोड़। तो इस 25 करोड़ को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। वही आपको बोला है फिस्कल डेफिसिट अकर्स। फिस्कल डेफिसिट कब पैदा होता है? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू, जब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं और उसकी रेवेन्यू या इनकम कम है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये अच्छे से समझना है, ये बिल्कुल मॉडर्न और न्यू कंसेप्ट है, आपने नहीं सुना होगा। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी की साल की इनकम है 10 करोड़ फॉर एग्जांपल, और मेरे को गवर्नमेंट ने कहा है जिस कंपनी की इनकम 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम होगी उसको कोई टैक्स नहीं देना, यानी मेरे को देश को कोई टैक्स नहीं देना। पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का क्या मतलब हो गया? ये वो टैक्स है जो हर कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आएगी या नहीं आएगी। जैसे कि मेरी इनकम है 10 करोड़ मेरी कंपनी की, और मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स गवर्नमेंट ने रखा है फॉर एग्जांपल 20,000, तो चाहे मैं टैक्स ब्रैकेट के अंदर आऊं या ना आऊं, मेरे को वो 20,000 सरकार को देना पड़ेगा। मेरे को क्या, हर कंपनी को वो देना पड़ेगा। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स एक तरह की फीस होगी जो हर कंपनी को देश को देनी है, चाहे वो टैक्स लिमिट के अंदर आता है नहीं आता। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ये वाला, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ए वाला ऑप्शन भी सही है और बी वाला ऑप्शन भी सही है। दो क्वेश्चन हमारे हो गए, हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, बस खत्म होने वाला है, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बता रहा है? एक डिपार्टमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये पूछ रहा है ये डिपार्टमेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट फंक्शंस अंडर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स, होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। होम मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है? विच कंट्री इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स? विच कंट्री इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ विंड्स? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी विंड्स के द्वारा जनरेट की जाती है, हवा के थ्रू जनरेट की जाती है, ऐसा देश बताओ। मतलब जैसे हमारे देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन हम कौन से करते हैं, तो वो पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी बनाई जाती है विंड की मदद से? वो देश है डेनमार्क। और अगर विंड के हिसाब से बात किया जाए, इंडिया का वर्ल्ड में 5th रैंक है विंड के हिसाब से, और डेनमार्क 1st रैंक पे है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन आज का, और यहीं पे हमारा ये टेस्ट खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का सबसे पुराना डिपार्टमेंट कौन सा है जो साइंस से लिंक करता है? उसका नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट बना था 1767 में। तो यहीं पे हमारा ये वाला छोटा सा टेस्ट इकोनॉमिक्स एंड जम्मू एंड कश्मीर सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। जो ये कमिंग संडे आ रहा है, इस दिन हमने एक छोटा सा टेस्ट रखा है किसका? कंप्यूटर का। तो इन 3-4 दिन आप अच्छे से रिवीजन करो, तो संडे को हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क रहेगा कंप्यूटर, उसके बाद की जो भी जानकारी होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।